नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट अपना जो विषय था राज्य व्यवस्था उसको हमने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था राज्य व्यवस्था आखिर आप राज्य व्यवस्था से क्या समझते हैं, उसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं और साथ ही साथ हमने कल समझा था राज्य की अवधारणा को। और राज्य की अवधारणा के अंतर्गत दोस्तों हमने जो था अपना जो अपनी जो व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, उसको हमने तीन भागों में बांट के देखा था। मेनली हमने देखा था पहला था आपका धर्मतंत्र। धर्मतंत्र क्या होता था? धर्म को आधार मानकर यदि कहीं पर शासन किया जाता है तो आपका धर्मतंत्र कहलाता था। उसी प्रकार से हमने आप कल देखा था, एक देखा था राजतंत्र और तीसरा देखा था लोकतंत्र। लोकतंत्र की हम कल बात कर रहे थे, जैसे क्या बात कर रहे थे हम कल? लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में हमने देखा था जो शक्ति का जो केंद्र होता है, शक्ति का जो केंद्र होता है वो किसके हाथ में होता है? तो वो होता है जनता के हाथ में। जनता क्या करती है? यहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या होती है? मतदान। जनता क्या करती है? मतदान करती है और मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि क्या है? आपके शासन निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हमने कल लोकतंत्र को यहाँ पे समझा था। और यदि लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमने कल दो प्रकार के लोकतंत्र देखे थे मतदान के आधार पे। एक हमने देखा था आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हमने देखा था यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, कल हमने आपको ये चीजें काफी अच्छी तरीके से समझाई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने देखा था, अब हमने कल बात किया था, आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? संविधान के बारे में। तो आखिर हम क्या देखेंगे आज कि संविधान क्या होता है किसी भी देश में। हमने कल संविधान के बारे में आपको बताया था कि संविधान। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों संविधान के बारे में। आखिर ये संविधान क्या होता है? तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, संविधान क्या होता है? ये आपके नियम, कानून, ठीक है, जितने भी नियम होते हैं, कानून होते हैं जितने भी, ठीक है, और रूल्स वगैरह जो भी आपके विनियम वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सभी का क्या होता है? ये एक होता है समुच्चय। इन सभी का समुच्चय होता है जो कि किसी भी देश में शासन का आधार होते हैं। यदि आपको किसी देश पर शासन करना है, किसी देश में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, तो वहां पर आपके क्या होनी जरूरी है? नियम हो गए, कानून हो गए, विनियम हो गए, ये सब आपके होने यहाँ पे जरूरी है। और इन्हीं को आधार बनाकर दोस्तों वहां पे क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। और जहां पर आपके ये कानून ये सब आपके लिखे रहते हैं वो आपका क्या रहता है? संविधान। मतलब इस तरीके से संविधान एक क्या होता है? आपका एक दस्तावेज होता है। दस्तावेज भी कैसा होगा? तो इसकी बात करें, मौलिक दस्तावेज होगा। मौलिक मतलब क्या होगा? मौलिक मतलब ये जो संविधान होगा वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर होगा। जितने भी देश में नागरिक निवास करेंगे वो कोई भी नागरिक इस संविधान से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा संविधान के बारे में, आखिर संविधान क्या होता है। तो अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं संविधान के बारे में, कुछ फैक्ट वगैरह जो आपके प्री एग्जामिनेशन में प्रत्यक्ष तौर पे या फिर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। किस तरीके के फैक्ट? तो हम बात करेंगे सबसे पुराना संविधान। देखो, संविधान में क्या देखेंगे, हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जितने भी देश है वहां पर कोई ना कोई आपका संविधान लागू होता है आज के समय में। यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो अधिकतम देश का क्या है? उनका खुद का संविधान होगा। तो उसी संविधान के दोस्तों यदि हम इतिहास में देखें तो हमें तीन चीज, सबसे पहले क्या देखना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है। क्या देखेंगे दोस्तों? यदि हम संविधान की बात करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पुराना, यानी विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान बना था। तो वो हम देखते हैं दोस्तों। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। जैसे कि मानते हैं भारत हमारा जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो ब्रिटेन में जो है आपका सबसे पहला संविधान बनाया गया था। लेकिन वहां का जो संविधान था वो कैसा था आपका? वहां का आपका होगा मौखिक संविधान। ठीक है, वहां का संविधान लिखित नहीं है। वहां का संविधान कैसा होता है? वहां की संसद के द्वारा, वहां की संसद होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? नियम बनाए जाते हैं। जो नियम जरूरत होती है, जरूरत के अनुसार वहां पे बनाए जाते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? वहां का मौखिक संविधान होगा ये। ठीक है, मौखिक संविधान। इसके बाद हम दूसरा में दोस्तों बात करेंगे, आपने एक देश का नाम सुना, यूएसए। कौन? यूएसए यानी अमेरिका। इसी को अमेरिका बोला जाता है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका का ध्यान रखना दोस्तों, संविधान जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। लेकिन ये किस रूप में होगा?
तो ये होगा आपका लिखित रूप में। यानी यदि एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान कौन सा होगा, तो वो होगा ब्रिटेन का। लिखने में कैसा होगा, मौखिक। यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान कौन सा होगा, तो आपका लिखित संविधान कौन सा होगा, यहाँ पे यूएसए। ठीक है, उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब पुरानी तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सबसे नया संविधान या फिर सबसे नवीनतम संविधान। तो यदि सबसे नवीनतम संविधान की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे नवीनतम संविधान जो है वो बना है 2015 में। कब बना है, 2015 में बना है, और वो होगा आपके नेपाल देश का। ठीक है, कौन से देश का होगा, नेपाल, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश होगा आपका। तो नेपाल का जो संविधान है दोस्तों, वो सबसे नया संविधान है, जो कि 2015 में आपका बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान। सबसे बड़े संविधान की बात करें दोस्तों, तो आपका भारत का जो संविधान होगा वो विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान होगा। चाहे आपके वो आर्टिकल्स की दृष्टि से देख लें, यानी अनुच्छेद की दृष्टि से देखें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर शब्दों के आधार पर। यदि शब्दों के आधार पर देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 1.5 लाख शब्द आपको शब्द देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में। यानी भारतीय संविधान में कितने शब्द होंगे आपके, लगभग 1.5 लाख शब्द आपके लिखे गए हैं वहां पे भारतीय संविधान में। आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 395 आर्टिकल या अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। वर्तमान में बात करें तो आपके संशोधन सहित लगभग आपको यहाँ पे 450 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो अभी भी 395 ही रहेंगे। आर्टिकल्स जो आपके बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, वो आपके सब आर्टिकल्स के फॉर्म में। जैसे मान के चलो अभी एक आर्टिकल आपने पढ़ा था 16, तो अभी हाल में ही दोस्तों 16(6) भी जोड़ा गया है। कौन सा, 16(6) जोड़ा गया है। 16(6) में क्या किया गया था, तो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में दोस्तों क्या किया गया था, 16(6) में आपका EWS यानी इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो उनका आरक्षण का जो प्रबंधन किया गया था, या फिर आरक्षण की बात की गई थी, कहाँ की गई थी, 16(6) में। ठीक है, तो आपका जो 16(6) है दोस्तों वो क्या है, एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपके आर्टिकल 450 हुए हैं। तो आज भी यदि हम नंबर्स की बात करें तो आपके नंबर कितने रहेंगे, 395 ही रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटे संविधान की। तो सबसे छोटा संविधान जो है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले यदि हम देखें अनुच्छेद की दृष्टि से, और दूसरा हम देखते हैं शब्दों की दृष्टि से। तो यदि हम अनुच्छेद की दृष्टि से देखें तो दोस्तों यहाँ पे था यूएसए। कौन, यूएसए में कुल 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल होंगे, यानी जो अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होंगे, वहां पे 7 अनुच्छेद होंगे, और इस तरीके से वह विश्व का सबसे छोटा संविधान होगा। इसके साथ ही शब्दों के आधार पर बात करें तो आपने एक देश का नाम सुना होगा दोस्तों, वो है आपका मोनाको। कौन सा देश होगा दोस्तों, मोनाको देश होगा। और मोनाको देश में दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आपके लगभग 3814 शब्द हैं। ठीक है, कितने शब्द हो गए, 3814। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पुराना संविधान किसका है, सबसे नया संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान कौन सा होगा, सबसे छोटा संविधान कौन सा होगा। यहाँ से आपके जो प्री एग्जामिनेशन या फिर जो 1 डे एग्जाम होते हैं, वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे भारतीय संविधान की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम करते हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, तो भारतीय संविधान की दोस्तों बात करें तो यदि हम बात करें संविधान का, तो संविधान में जैसा कि हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या देखे जाते हैं आपके नियम कानून वगैरह। यानी नियम कानूनों का क्या होता है, मौलिक दस्तावेज होता है जो किसी भी देश के शासन का एक प्रमुख आधार होता है। तो ये संविधान जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, ये जो नियम कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो वो बनाए जाएंगे दोस्तों, इसके लिए एक सभा का गठन किया जाता है जिसको बोला जाता है संविधान सभा। क्या बोला जाता है, संविधान सभा। आज का जो हमारा दोस्तों लेक्चर होगा वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा या फिर सबसे ज्यादा फोकस्ड होगा किस पर, इसी संविधान सभा पर। तो आज के लेक्चर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं आखिर संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया भारत में, और इसके प्रमुख सदस्य या फिर इसका जो प्रमुख इसका जो सफर है वो क्या क्या रहा है। ठीक है, तो संविधान सभा क्या होती है दोस्तों, तो किसी भी देश का संविधान निर्माण करने के लिए कुछ सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है या फिर कुछ एक दल की आवश्यकता होती है। उस दल को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, संविधान सभा बोलते हैं। ठीक है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा को देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, 1947 से पहले भारत देश जो था हमारा क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था।
या फिर इंग्लैंड का एक उपनिवेश राज्य था। ठीक है, 1947 से पहले ध्यान रखना दोस्तों, कल हमने जब आपको राज्य की अवधारणा पढ़ा रहे थे तो राज्य की अवधारणा में हमने आपको 4 चीजें बताई थी। एक हमने बताया था निश्चित भूभाग, दूसरा हमने बताया था जनसंख्या, तीसरा हमने बताया था आपको वहां की सरकार या फिर शासन व्यवस्था, और चौथी हमने बताई थी संप्रभुता। तो हमने क्या होता है दोस्तों, हमने कल भी ये चीज आपको बताई थी, 1947 से पहले भारत के पास जो है संप्रभुता नहीं थी। क्या नहीं थी? संप्रभुता। सरकार थी दोस्तों, कब थी? हमने कल जैसा बात की थी 1937 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उस समय जो है भारत के पास नेहरू सरकार थी या फिर अपन बोल सकते हैं कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों 1947 से पहले की। तो 1947 से पहले क्या हुआ दोस्तों, यदि हम चलते हैं थोड़े बैकग्राउंड में चले, यदि हम संविधान सभा का थोड़ा एक सफर, यानी क्या है दोस्तों, यदि आप संविधान सभा को पूरा डीपली पढ़ना जाएंगे तो काफी लंबा टॉपिक है वो, जो कि आप जो इतिहास जो सब्जेक्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, वहां पर आप इसको काफी डीपली पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे केवल एक ब्रीफ डिस्कशन लेना है या फिर उसकी एक सामान्य जानकारी चाहिए कि आखिर संविधान सभा का जो 1946 में आके हमारी संविधान सभा गठित हुई थी, तो वहां तक का सफर उसका कैसे रहा है। ठीक है, वो सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन। कांग्रेस का गठित हुई थी, तो 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। और कांग्रेस का गठन इसी उद्देश्य किया गया था दोस्तों कि भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए और भारत में क्या स्थापित किया जाना चाहिए, तो स्वराज्य स्थापित किया जाना चाहिए। तो आगे चलकर दोस्तों 1895 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक स्वराज विधेयक पारित किया गया। क्या पारित किया गया? स्वराज्य विधेयक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पूछी जाती है कि स्वराज विधेयक कब पारित किया गया, किसके द्वारा पारित किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। एक आपने क्रांतिकारी का नाम सुना होगा, काफी मतलब फेमस क्रांतिकारी रहे हैं, काफी उग्र क्रांतिकारी भी थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। और इनके द्वारा जो है आपका स्वराज विधेयक पारित किया गया था। कब? 1895 में। आगे चलकर दोस्तों हम देखेंगे, तो इसी क्रम में दोस्तों आगे चलकर हम बात करते हैं तो 1916 में क्या है दोस्तों, होम रूल आंदोलन भी चलाया जाता है। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में क्या होता है दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन में आपको पता होगा 2 आपके प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। एक आपकी थी एनी बेसेंट और दूसरे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन चलाया गया था। और जो होम रूल आंदोलन था दोस्तों, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों ये था, होम रूल मतलब स्वराज। ठीक है, मतलब अब शासन यानी रूल मतलब क्या होगा, शासन करना। तो शासन किसका होगा, हमारा खुद का शासन होगा। मतलब यदि हम लोगों पर अब शासन कौन करेंगे, तो हम खुद अपने ऊपर शासन करेंगे। यानी अब हमारे जो नियम कानून वगैरह होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो प्रत्यक्ष हमारे खुद के द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपका कहलाया होम रूल आंदोलन। ठीक है, आगे चलकर आपको पता होगा दोस्तों 1922 में इतिहास में कौन सा क्रम चल रहा था, तो आपको पता होगा इस टाइम पे चल रहा था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में एक वक्तव्य दिया गया था, एक कथन दिया गया था दोस्तों, जिसके अनुसार यानी गांधी जी ने 1922 में क्या बोला था, तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो भारतीयों का संविधान होगा, ठीक है, क्या होगा कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो दोस्तों भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। मतलब भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। मतलब वहां का संविधान किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा, खुद भारतीयों के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, इनका ये वक्तव्य था। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से नेता के द्वारा ये बात कही गई थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा, तो महात्मा गांधी द्वारा बोली गई थी। कब बोली गई थी? 1922 में असहयोग आंदोलन के समय। मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे संविधान, जो हमारी संविधान बनने का क्रम है या मार्ग है, वो प्रशस्त हो रहा है। धीरे धीरे दोस्तों ने क्या किया, स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग के बाद दोस्तों होम रूल आंदोलन चला। होम रूल आंदोलन के बाद दोस्तों गांधी जी ने क्या बोला कि हमारा जो संविधान है वो हमारे खुद के द्वारा बना जाएगा। खुद के द्वारा बनाया जाएगा मतलब एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वो संविधान सभा जो काम करेगी वो करेगी हमारे संविधान बनाने का काम। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम आते हैं 1925 के समय। तो 1925 में दोस्तों आपने 2 नेता का नाम सुना होगा। एक आपके थे मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू और एम एन रॉय। ठीक है,
हाँ, पहले आप मोतीलाल नेहरू के बारे में अच्छा सुन लीजिए। तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा दोस्तों क्या किया गया था 1925 में सबसे पहले, मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या किया था 1925 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। किससे? ब्रिटेन से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग दोस्तों 1925 में किसके द्वारा की गई थी? नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और इसी के बाद दोस्तों आगे चल के 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? ये नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों क्या बोला जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट में ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर संविधान सभा की मांग की जाती है किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। कहां से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आगे चल के 1935 में। कब? 1935 में क्या होता है दोस्तों? 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया जाता है। ठीक है, और उसके उपरांत जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन किया जाता है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। और कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन है दोस्तों, यहाँ पे जो है औपचारिक रूप से या फिर जो है आपका जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा उसके स्वरूप पर चर्चा की जाती है। यानी अब हमें संविधान सभा बनानी ही पड़ेगी। यानी अब सर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी ये मांग माननी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जो कि क्या करेगी, हमारे लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। कब किया गया था? तो ये कांग्रेस द्वारा 1935 में अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तो 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दोस्तों आपको पता होगा कि दो राष्ट्र होते हैं। यानी जो युद्ध होता है मेनली आपके दो पक्ष बटे होते हैं, एक होते हैं आपके मित्र राष्ट्र, एक होते हैं आपके धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र हो गए और धुरी राष्ट्र हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भारतीयों को, किसको? भारतीयों को मित्र राष्ट्र की तरफ से बिना उसकी परमिशन लिए, क्योंकि बिना भारतीयों के परमिशन लिए या बिना उनसे पूछे, बिना कोई सलाह मशवरा किए डायरेक्ट उनको मित्र राष्ट्र की तरफ से डायरेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाता है। जबकि यदि हम बात करें 1939 में, तो उस समय हमारे पास नेहरू सरकार अस्तित्व में थी। क्या हुआ था दोस्तों, 1937 में जो है आपके 36 में चुनाव कराए गए थे। और 1936-37 में चुनाव कराने के पश्चात आपकी नेहरू सरकार जो है आपके अस्तित्व में आ चुकी थी। लेकिन 1939 में क्या किया गया कि ब्रिटेन द्वारा बिना इस सरकार से कोई सलाह लिए भारतीयों को सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो नेहरू सरकार होती है वो इस्तीफा दे देती है। और उसके बाद जो है भारतीयों द्वारा बड़े तौर पर इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलकर दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पे युद्ध की परिस्थितियां बदलती हैं, युद्ध की परिस्थितियां बदलने के अनुसार यानी क्या होता है, जब यहाँ पर भारतीयों का सहयोग अत्यंत जरूरी हो जाता है और इसका प्रेशर डाला जाता है जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, इसकी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है या फिर जो संसद है, उसके द्वारा ये प्रेशर डाला जाता है कि भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में शामिल किया जाए। यानी वहां के लोगों को मनाया जाए कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। और भाग कैसे लें, तो ब्रिटेन की तरफ से, यानी मित्र राष्ट्र की तरफ से आप जो है अपनी लड़ाई को जारी रखें द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, लेकिन भारतीयों की एक मांग होती है कि हम आपका साथ तभी देंगे जब आप हमें क्या करेंगे, आजाद करेंगे। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा इनकी एक मांग मानी जाती है या फिर एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। कब? तो ये आपका भेजा गया था 1940 में। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव भेजा जाता है और इस अगस्त प्रस्ताव में आपके संविधान सभा की बात की जाती है। यानी इसमें क्या बोलते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि ठीक है, हम आपके लिए एक संविधान सभा की गठन करेंगे या फिर संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन वो आपका संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। और ऐसी परिस्थितियां बनती है दोस्तों आगे चल के कि अगस्त प्रस्ताव को जो है वो भारतीयों द्वारा मना कर दिया जाता है, इसको मानने से मना कर दिया जाता है और अंतिम तौर पर ये अगस्त प्रस्ताव आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आपकी और परिस्थितियां बदलती है द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। तो ठीक है, आगे चलकर दोस्तों फिर 1942 में आपको पता होगा एक आपका क्रिप्स मिशन भेजा गया था। कौन?
क्रिप्स मिशन आपका भारत में भेजा गया। कब भेजा गया? तो वो भेजा गया आपका 1942 में, जिसमें भी आपकी जो प्रमुख मांग थी वो क्या थी? संविधान सभा की। तो उसमें संविधान सभा की मांगों को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये जो संविधान क्रिप्स मिशन होता है दोस्तों, ये भी आपका असफल हो जाता है। इसकी भी शर्तें जो है आपके कांग्रेस के द्वारा नहीं मानी जाती हैं और आपका क्रिप्स मिशन जो है अंतिम तौर पर आपका असफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात की गई थी, क्या? उसने आपकी संविधान सभा की जो मांग थी वो आपकी स्वीकार कर ली थी, ठीक है। फिर आगे जाके दोस्तों जब ये क्रिप्स मिशन बन जाता है तो इसके विरोध में क्या होता है कि भारत में आपको पता होगा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। फिर आगे चल के दोस्तों क्या होता है 1945 में, 1945-46 में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है और यानी 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते क्या? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते ब्रिटेन के ऊपर इतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बन चुका था या फिर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ चुका था कि अब वो ज्यादा लंबे समय तक भारत को गुलाम नहीं रख सकता था। तो ब्रिटेन के पास क्या था? ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव था, बहुत बड़ा दबाव था कि आपको भारत देश को आजाद करना है। जब कभी आगे चल के यदि हम दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध को कभी डीप में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सारी परिस्थितियां आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से जो अमेरिका होता है, कौन? अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होते हैं, रूस होता है, इन देशों द्वारा क्या किया जाता है? ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाता है कि आप भारत देश को आजाद करें जल्दी से जल्दी। तो उन दबाव के चलते दोस्तों ध्यान रखना 1946 में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? वहां पे क्लीमेंट एटली की सरकार आती है। क्लीमेंट एटली जो कि आपके लेबर पार्टी से थे। वहां पे आपकी दो पार्टी चलती है, एक होती है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी होती है आपकी लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी के जो वहां पे प्रधानमंत्री थे वो कौन? क्लीमेंट एटली, वो आपके सत्ता में आते हैं और क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते ही, कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही वो सबसे पहले अपने मन में क्या सोच रहे थे कि भारत देश को आजाद करना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था और साथ ही साथ दोस्तों भारत में क्या हो रहे थे? यहाँ पे काफी ज्यादा आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, आंदोलन हो रहे थे। इसी समय आपको पता होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम बोल सकते हैं कि एक उग्र आंदोलन था। कौन सा उग्र आंदोलन था? वैसे तो हमें पता है कि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी माने जाते हैं, लेकिन लास्ट यानी अंतिम समय में देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी भी जो है वो कहीं ना कहीं अहिंसा का मार्ग छोड़ देते हैं और वो भी एक उग्र प्रदर्शन कर देते हैं, जिसके अनुसार भारत में भी काफी एक बोला जाए काफी जटिल परिस्थितियां बन चुकी थी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बना तो उस समय भी ब्रिटेन को क्या हुआ? तो वहां पे भारत को आजाद करने का प्रेशर डाला गया। तो इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ कि क्लीमेंट एटली द्वारा मार्च 1946 में, कब? मार्च 1946 में एक मिशन भेजा गया दोस्तों, जिसको बोला गया कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन था आखिर जो था दोस्तों वो क्या था? जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था 1940 में क्या भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन। इसी प्रकार से 1946 में क्या आया? तो कैबिनेट मिशन। अब अंतर क्या था? 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था वो कैंसिल हो गया, 42 का जो क्रिप्स मिशन था वो भी कैंसिल हो गया। अब 1946 के कैबिनेट मिशन में आखिर ऐसी क्या बातें होंगी जिसके कारण आपको ये जो कैबिनेट मिशन जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब हम जो बेसिक हमारा फोकस होगा वो किस पर होगा? कैबिनेट मिशन पर, ठीक है। आपको ये सारा क्रम समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि किस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में संविधान सभा के बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। यानी हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? तो हम भारत में एक संविधान सभा के गठन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और मार्च में जो है वो कैबिनेट मिशन भारत आता है। यदि इस कैबिनेट मिशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सदस्य देखने को मिलेंगे। कैबिनेट मिशन क्या था? एक 3 सदस्यीय आपका एक आयोग था या फिर एक मिशन था, जिसके यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो वो आपके थे पैथिक लॉरेंस। कौन? पैथिक लॉरेंस। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में चीज पूछी जाती है कि जो कैबिनेट मिशन थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष रहेंगे आपके पैथिक लॉरेंस। दूसरे जो सदस्य रहेंगे वो आपके रहेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स।
ये स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके वही क्रिप्स रहेंगे दोस्तों जो आपके 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिसके अध्यक्षता में भेजा गया था वो कौन थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरे जो रहेंगे वो आपके रहेंगे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम आपको चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी मेंस में डायरेक्ट ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, या फिर 3 मार्कर्स में समझाइए। तो 3 मार्कर्स में आपको क्या समझाना पड़ेगा, कैबिनेट मिशन क्या था, कब आया था और उसके कौन कौन सदस्य थे। तो आपको इन तीनों सदस्यों के नाम याद होने बहुत जरूरी है, इन नाम को बिल्कुल आप रट लीजिए। पहले आपके कौन होंगे, पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे आपके कौन होंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरे आपके कौन होंगे, एबी अलेक्जेंडर। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब क्या होता है दोस्तों, आगे चल के जो कैबिनेट मिशन होता है वो भारत में आके वर्क करता है, भारत में जगह जगह जाके अपना सर्वेक्षण करता है और फाइनली जो है वो कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है। कैबिनेट मिशन क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कहां पर, तो वो सौंपेगा ब्रिटेन की संसद के समक्ष। और ब्रिटेन की संसद के समक्ष जो रिपोर्ट सौंपेगा दोस्तों उसमें क्या क्या बातें बोली जाएंगी तो वो हम देखते हैं। तो उस रिपोर्ट में दोस्तों क्या बोला गया, सबसे पहले ये बोला गया कि भारत में जो है अब एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। संविधान सभा का गठन मतलब ये जो आपका कैबिनेट मिशन था इसने संविधान सभा के गठन को मंजूरी फाइनली दे दी थी। किसने, कैबिनेट मिशन ने। कहां पर दी थी, तो ब्रिटेन की संसद में। और यहाँ पे गठन के आधार पे दोस्तों क्या बोला था, यहाँ पे गठन की बात तो की गई लेकिन गठन किस तरीके से किया जाना चाहिए ये भी इसी कैबिनेट मिशन में बोला गया था। तो गठन के लिए हमने क्या बोला, संविधान सभा में कौन होने चाहिए, आपके सदस्य। ठीक है, कौन होने चाहिए, सदस्य। और वो सदस्य कहां से चुन के आएंगे, तो वो आएंगे भारतीय, यानी भारत देश से ही चुनकर आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य अब जो आपके जो संविधान सभा होगी उसके सदस्य जो है आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है आगे चल के, जो सदस्य हैं भारतीयों में से ही चुने जाएंगे। अब भारतीयों में से भी कैसे चुने जाएंगे, अब चूंकि देखो बात वही चल रही थी कि जो भारत का संविधान होगा वो किसके अनुसार होगा, भारतीयों के अनुसार होगा। मतलब संविधान सभा में भी सारे के सारे भारतीय होने वाले हैं। लेकिन यदि हम बात करें उस समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 38 से 39 करोड़ थी। तो 38 से 39 करोड़ संख्या को किस तरीके से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी किस तरीके से 138 से 39 करोड़ लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उस समय दोस्तों क्या हुआ, जो आपका जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया, क्या किया गया कि यहाँ पर चुनाव करवाने चाहिए। क्या करवाने चाहिए, चुनाव करवाने चाहिए। और चुनाव भी कैसे होंगे, आप प्रत्यक्ष। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, जो संपूर्ण विश्व था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से दौर से गुजर रहा था। वहां पे क्या था कि पहली बात तो चुनाव करवाने के लिए इतना ज्यादा उन लोगों के पास समय भी नहीं था ब्रिटेन के पास। तो वहां पे क्या बात की गई, वहां पे आप प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की बात की गई। और आप प्रत्यक्ष चुनाव भी किस तरीके से, तो प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, ये चीज एग्जाम में कई बार पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, किसके लिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो चुनाव किस आधार पर हुए थे, तो वो हुए थे अप्रत्यक्ष तौर से। अब प्रत्येक 10 लाख लोगों पर यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है वो आपका चुना जाना था। तो इस आधार पर, किस पर, ये जो 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, इसके आधार पर कैबिनेट मिशन द्वारा भारत में यानी कुल सदस्य, यानी जो भारत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो की गई 389। समझ में आ गया किस तरीके से, देखो जनसंख्या 38-39 करोड़, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य। जब प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य होगा तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके 389 मेंबर टोटल होंगे संविधान सभा में। मतलब अब इतनी बात कंफर्म हो चुकी थी कैबिनेट मिशन के द्वारा कि हमें भारत में एक संविधान सभा का गठन करना है। उस संविधान सभा में आपके 389 मेंबर होने वाले हैं जो कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के तौर पर आपके ये चुने जाने थे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, संपूर्ण भारत की जो 38 करोड़ जनसंख्या है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे इस संविधान सभा में शामिल किया गया। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली इनकी जो प्रस्ताव था या फिर इनकी रिपोर्ट थी, अगली रिपोर्ट में क्या बोला गया, देखो पहली बात तो ये बात बोली गई संविधान सभा का गठन होगा। दूसरा 389 मेंबर होंगे।
अब इन 389 सीटों का विभाजन किस तरीके से किया जाए, तो ये बात कहाँ बोली गई, ये बात ये आपकी कैबिनेट मिशन में बोली गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं आखिर 389 सीट्स का विभाजन किस तरीके से किया गया। तो 389 सीट्स का विभाजन बेसिकली दोस्तों दो तरीकों से किया गया। पहला जो आपका था वो था आपका ब्रिटिश अधीन भारत, या फिर जिसको अपन बोलते हैं ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, यानी ऐसा क्षेत्र जो आपका ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके अंतर्गत आते थे, वहां पर सीटों का बंटवारा किया गया। और दूसरे जो थी वो थी आपकी देशी रियासतें, ठीक है। यानी 389 सीट्स को दो भागों में बांटा गया, पहला आपकी थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत और दूसरी थी देशी रियासतों के अंतर्गत। तो देशी ब्रिटिश इसमें देखें तो इसमें भी आपके दो भाग होंगे, पहले होंगे आपके ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत क्या होते हैं, तो ब्रिटिश प्रांत दोस्तों ध्यान रखना ऐसे क्षेत्र होते हैं या फिर ऐसे क्षेत्र होते थे दोस्तों 1947 से पहले, जो कि वहां का जो बात की जाए गवर्नर, आपने नाम सुना होगा गवर्नर, जो कि गवर्नर के डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते थे। जहां पर किसका रूल चलता था, तो वहां पे गवर्नर का रूल चलता था, या फिर गवर्नर या फिर इसको वायसराय बोला जाता था। उस समय क्या बोला जाता था, वायसराय। वायसराय के जो क्षेत्र में जो अधिकार में क्षेत्र आते थे दोस्तों वो उसको ब्रिटिश प्रांत बोला गया था। और ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी दोस्तों 292। कितनी थी, 292। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश भारत था उसको उसका जो दूसरा भाग था वो कौन सा था, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे दोस्तों, तो कमिश्नरी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते थे जो कि ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते थे। यदि आपको उसको समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, यदि जो वर्तमान में भारत की जो स्वरूप है, हम देखते हैं संपूर्ण भारत को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका राज्य और दूसरा है आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार या फिर जो संघ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाए जाते हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। तो उसी समय दोस्तों ध्यान रखना ऐसे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते थे वो आपके कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे। और उस समय दोस्तों चार ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे, कौन कौन से, तो पहला यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो देखो 292 यहाँ पे होंगी और 4 सीटें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले आपकी एक होगी दिल्ली, कौन सा, दिल्ली। दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तीसरी सीट की हम बात करेंगे तो वो आपकी रहेगी दोस्तों कुर्ग, कौन सी रहेगी, कुर्ग। और चौथी सीट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा रहेगा, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ दोस्तों सारी बातें आपकी प्री एग्जाम में 1 नंबर की जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर ये पूछी जाती हैं और साथ ही साथ एमपीपीएससी मेंस के लिए भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, आपके ब्रिटिश भारत था उसको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका ब्रिटिश प्रांत हो जाएगा, दूसरा आपका कमिश्नरी क्षेत्र हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांत में आपके 292 सीटें होंगी और कमिश्नरी क्षेत्र आपके 4 होंगे। कौन कौन से, दिल्ली हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अजमेर हो गया और कुर्ग हो गया। इसके बाद देशी रियासतों की संख्या बात करें तो ये होंगी आपकी 93। अब आप इनका टोटल करके देख सकते हैं, आपके 389 सीट्स हो जाएंगी। देखो 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 93 देशी रियासत। आप इनको टोटल करें कितना आएगा, तो इनका टोटल करें आपका वही आएगा 389। ठीक है, समझ में आ गई। 389 सीट्स को कैबिनेट मिशन ने किस तरीके से बांटा था। यहां से आपके वनडे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आगे चल के बात करें और क्या बोला गया था इस मिशन में। इस मिशन की रिपोर्ट में आगे चल के ये बोला गया था कि ये जो 296 सीट्स हैं, कितनी, 296 सीट जो आपकी ब्रिटिश भारत में आती थी, कितनी आती थी टोटल, 296। यहां पर तो क्या करा जाएंगे, चुनाव। यहां पर तो क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा। लेकिन जो 93 सीट्स होंगी जो देशी रियासत के अंदर आती थी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी देशी रियासत में कौन होगा, कोई ना कोई एक राजा होगा और उस राजा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा, उस प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी। यानी यहाँ पर चुनाव जो है वो नहीं होने थे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है, क्योंकि चुनाव कहाँ पे होने थे, जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे। ठीक है,
और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बोली गई थी कि जो देसी रियासतें होंगी, कौन होंगी, देसी रियासतें होंगी, वो चाहे तो संविधान सभा का भाग हो भी सकती हैं और यदि नहीं चाहे तो नहीं हो सकती। यानी देसी रियासतों को स्वतंत्र किया गया था। आप चाहो तो संविधान सभा का हिस्सा बनो और चाहो तो आप अलग से अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हो। तो आगे चलकर हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से राज्यों का जो है गठन किया गया था। तो राज्यों का गठन जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें इन सारी चीजों को हम काफी डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चल के दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जो चुनाव होने थे वो कितने होने थे, 296 सीट पर आपके चुनाव यहाँ पे होने थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों 296 सीट्स के बारे में। कहां पे आ गए 296 सीट। तो ये 296 सीट कहां पे थी दोस्तों, तो ये थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। यानी उस समय जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 296 सीटें आई करती थी। तो 296 सीटों पर अब हमें क्या कराने हैं, चुनाव। क्या कराने हैं, चुनाव। और हमें पता है कि जो भारत में जो चुनाव कराए जाते थे वो किस आधार पर कराए जाते थे, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराए जाते थे। मतलब यहाँ पे सामान्य सीटें अलग बटी हुई थी, मुस्लिमों के लिए अलग सीटें बटी हुई थी और सिखों के लिए अलग सीट बटी हुई थी। ठीक है, सामान्य में आपके ध्यान रखना दोस्तों, हिंदू हो गए। ठीक है, इसके बाद आपके जैन हो गए, सिख, यानी जितने भी आपके बौद्ध जैन वगैरह जो भी होते हैं वो आपके किस में आते थे, सामान्य में आते थे। मुस्लिम में आपके मुस्लिम जो धर्म होता था उसके संप्रदाय के लोग आते थे, यहाँ पे सिख होते थे। तो चुनाव में दोस्तों ध्यान रखना 296 सीटों का विभाजन भी किस तरीके से किया गया। तो इसका विभाजन दोस्तों सामान्य सीट में किया गया, यहाँ पे मुस्लिम सीट में किया गया और यहाँ पे आपका सिख की सीटों में किया गया। तो आपका दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से चुनाव होने थे। तो सामान्य सीटों की बात करें तो यहाँ पे आपकी 213 सीटें जो है आपकी वो कौन सी होनी थी, सामान्य होनी थी। यानी ये बात अभी किसकी चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की बात चल रही है। जो कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे, तो 213 सीटें जो थी आपकी सामान्य से होनी थी। मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें यहाँ पे आरक्षित की हुई थी, तो मुस्लिमों के लिए दोस्तों यहाँ पे होंगी आपकी 79 सीट। कितनी होंगी, 79 सीट होंगी। और बात करें यहाँ पे सिख के लिए, तो सिख संप्रदाय के लिए दोस्तों यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, तो यहाँ पे सिख संप्रदाय के लिए आपकी 5 सीटें रिजर्व की गई थी। कितनी सीट रिजर्व की गई थी, यहाँ पे 5। अब आप इनका टोटल करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। यदि हम बात करें 293, 79 और 5, आप इनका टोटल करके देख सकते हैं, आपकी 296 सीटें ही आएंगी। यहाँ पे जो सिख संप्रदाय होगा इसके लिए आपकी कितनी 4 सीटें फिक्स थी, कितनी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो सीट है वो कितनी 296 सीट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, यानी 296 सीटों को भी किस आधार पर बांटा गया था, तो यहाँ इसको सामान्य, मुस्लिम और सिख। यानी आपके एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने जहां जहां पर चुनाव कराए जाने थे वहां पर सीटों को कितने वर्गों में बांटा था, तो 3 वर्गों में बांटा था। पहली आपकी होगी सामान्य, दूसरी होगी मुस्लिम और तीसरी होगी आपके सिख। ठीक है, तो आगे चल के दोस्तों क्या हुआ फिर, और आगे बात करते हैं। तो ये थी आपके कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन ने जो है आपकी ये सारी शर्तें रखी थी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो मुस्लिम यानी जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, वो क्या कर रही थी, अलग से एक राष्ट्र की मांग कर रही थी, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो कैबिनेट मिशन द्वारा दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम यानी पाकिस्तान जो अलग से राज्य की मांग की जा रही थी उसको टोटल नकार दिया था। यानी इनके अनुसार क्या, पाकिस्तान नाम का कोई एक राज्य का, देश का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें आपको हम समझा चुके हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि कैबिनेट मिशन ने क्या दिया, अपनी रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट तो तभी मानी जाएगी ना तब यहाँ के भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसको अपनाया जाए, वरना आने को तो इससे पहले अगस्त प्रस्ताव भी आया था। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन भी आया था, लेकिन क्या भारतीयों द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा उसको अपनाया गया, नहीं अपनाया गया। अब कैबिनेट मिशन द्वारा जब इस रिपोर्ट को अपनाया जाएगा, ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों आखिर कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी उसको भारतीयों द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको मुस्लिम लीग द्वारा पहले अपनाया जाएगा। यानी ये क्या होता है, कई बार ये चीज कंफ्यूजन होती है कि कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी उसको पहले किसके द्वारा अपनाया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले मुस्लिम लीग ने अपनाया था, उसके बाद जो है वो कांग्रेस ने अपनाया था।
ठीक है, ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी उसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था। ऑप्शन में आते हैं मुस्लिम लीग ने, दूसरा ऑप्शन कांग्रेस ने, तीसरा ऑप्शन मान के चलो आपका दिया रहेगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक साथ। तो ध्यान रखना यहाँ पे अलग अलग तारीख आपको याद रखनी है। तो जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को, कब मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना 6 जून 1946 को ये जो है रिपोर्ट वो अपनाई गई थी। और कांग्रेस के द्वारा दोस्तों ये 25 जून 1946 को ये रिपोर्ट अपनाई गई थी। ठीक है, यहां तक दोस्तों हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने देखा है कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन जो है भारत में आता है, कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, और कैबिनेट मिशन भारत में आते ही क्या अपनी रिपोर्टें रखता है, और उस रिपोर्ट को जो है ब्रिटेन की संसद के सामने रखा जाता है, और उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया था, किस तरीके से सीटों का विभाजन किया गया था, उन सभी चीजों को हमने देखा। इसके साथ ही दोस्तों हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है वो मुस्लिम लीग द्वारा 6 जून को अपनाई गई और कांग्रेस के द्वारा 25 जून को अपनाई गई। यानी अपनाई गई इसका मतलब क्या होता, अब कैबिनेट मिशन पर हमें सहमति मिल चुकी है। अब आगे जो संविधान सभा की जो बात की जाएगी वो किसके अनुसार की जाएगी, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार की जाएगी। और कैबिनेट मिशन के अनुसार इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसके अनुसार क्या होने हैं दोस्तों, यहाँ पे चुनाव कहाँ पे, भारत में। किस लिए होने हैं, तो वो होने हैं संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए कितनी सीट पर होने हैं, 389 सीट्स पर चुनाव होने हैं। तो आने वाले लेक्चर में दोस्तों, अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर जो चुनाव की बात की गई थी उसमें 389 सीट्स पर दोस्तों जो क्या है वो आपके जुलाई, तब देखो जून में आपकी रिपोर्ट मंजूर की गई, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। तो जून के बाद आपका कौन सा महीना आएगा अगला, जुलाई। तो जुलाई 1946 में, कब, जुलाई 1946 में अब यहाँ पे क्या करा जाएंगे, भारत में चुनाव कराए जाएंगे। और आने वाले लेक्चर में या कल के लेक्चर हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से 389 सीट्स पर जो है चुनाव कराए गए और यहाँ पे कौन कौन सी कैंडिडेट जीत कर आते हैं। यहाँ पर हम साथ ही साथ देखेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलेंगी और अन्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और इसी के आधार पर हम दोस्तों देखेंगे किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया जाता है। और उस संविधान सभा के गठन में दोस्तों क्या होता है कि मुस्लिम लीग होती है भाग लेने से इनकार कर देती है। और अंतिम तौर पर जो मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड रहती है कि हमें तो पाकिस्तान के रूप में एक अलग राज्य चाहिए, और वो जो है पाकिस्तान राज्य की डिमांड अलग से पाकिस्तान देश की एक मांग रखेंगे अपने सामने। और उसके आगे हम देखेंगे दोस्तों एक आपका प्लान आएगा माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अनुसार क्या किया जाएगा, तो भारत को जो है 2 राज्यों में बांटा जाएगा, एक आपका होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद जो कल के लेक्चर का हमारा विशेष फोकस होगा वो होगा हमारा संविधान सभा पर। ठीक है, संविधान सभा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान सभा ने अपना कार्य किस तरीके से करना शुरू किया। बेसिकली हम क्या देखेंगे, संविधान सभा का कार्य और संविधान सभा किस तरीके से कार्य करते हुए भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करती है। क्या करती है, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। और फिर हम इस संविधान को काफी डीप में पढ़ने वाले हैं। इस संविधान की प्रमुख हम विशेषताओं को देखेंगे। इसके साथ ही जब भारत का संविधान बना तो उसके समय में कितने अनुच्छेद हुआ करते थे, कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी और कितने उसमें भाग हुआ करते थे, उन सभी लेक्चरों को हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक आज जो हमने समझाया वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी तक इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। पहला लेक्चर जो है वो आपका किस पे रहेगा, राज्य व्यवस्था, यानी जो आपका सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था, उसकी बेसिक समझ पे रहेगा कि आप राज्य से क्या समझते हैं और राज्य की अवधारणा आखिर क्या कहती है। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने बात की थी संविधान सभा के सफर के बारे में। आखिर किस तरीके से संविधान सभा के जो संविधान सभा जो होती है उसकी गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वो हमने आज के लेक्चर में देखा। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा किस तरीके से अपना कार्य करती है और भारत के लिए एक संविधान की नींव रखती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा जो भी भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और उसको जो है सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे द्वारा जो लेक्चर यहाँ पे डाले जाते हैं वो आपको कंटिन्यू फॉर्म में मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।